नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेकर। और आज की इस कहानी में जो राज खुलने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान लालच में आकर कितनी हदें पार कर सकता है। एक ऐसा हादसा हुआ जो दिखने में तो एक्सीडेंट था, लेकिन जब सच सामने आया तो रिश्तों की नींव तक हिल गई। ये कहानी है कानपुर की गवर्नमेंट टीचर और प्रॉपर्टी डीलर राजेश गौतम की मौत की, जो असल में एक गहरी साजिश थी। कहानी में आगे बढ़ें और आप इस कहानी में खो जाएं, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 नवंबर 2023 को। कानपुर के स्वर्ण जयंती विहार में रहने वाले गवर्नमेंट टीचर राजेश हर रोज की तरह ही उस दिन भी करीब 5:30 बजे अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकले थे। लेकिन वो मुश्किल से ही अपने घर से करीब 1500 मीटर की दूरी पर ही पहुंचे होंगे कि तभी अचानक उनके पीछे एक अनकंट्रोल इको कार लहराते हुए आती है। और जब तक कि राजेश को समझ पाता, उससे पहले ही उस कार ने राजेश को जोरदार टक्कर मार दी और सड़क किनारे लगे खंबे से टकरा गई। यह एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयानक था कि जिससे राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। जब एक्सीडेंट की आवाज़ आसपास के लोगों ने सुनी तो वहां इस घटना को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। और इन्हीं में से एक व्यक्ति ने पास के पुलिस स्टेशन में कॉल करके इस घटना की सूचना दी। और जब पुलिस वहां पहुंची तो राजेश की पत्नी पिंकी अपने 2 बच्चों के साथ राजेश की डेड बॉडी के पास बैठकर काफी ज्यादा रो रही थी। यह घटना देखने में तो बिल्कुल एक्सीडेंट जैसा ही लग रहा था। उस कार के अंदर ड्राइवर भी मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट हो जाने के बाद ड्राइवर अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस ने राजेश की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। और जब पोस्टमार्टम हो गया तो पुलिस के द्वारा ही राजेश का अंतिम संस्कार करा दिया गया। और जब राजेश के भाई ब्रह्मदीन को पता चला कि उसके भाई का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है, तो उसने पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि आप इस पूरे केस को गहराई से जांच करें, क्योंकि उसे शक है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि कोई साजिश है। लेकिन पुलिस ने ब्रह्मदीन की बात सीरियस नहीं लिया और इस केस को एक्सीडेंट मानकर क्लोज कर दिया। लेकिन राजेश के भाई ब्रह्मदीन इस बात से भली भांति वाकिफ था कि उसके भाई का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसे मारा गया है, क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई राजेश के पास 45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और उसने 3 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी भी करा रखी है। इसलिए हो सकता है किसी ने पैसों के लालच में आकर राजेश का मर्डर किया हो। इसके बाद राजेश के भाई ब्रह्मदीन अपने बेटे कुलदीप, जो कि नेवी में कार्यरत हैं, उनके साथ मिलकर अपने हिसाब से इस केस की छानबीन करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद उन्हें एक घर के सीसीटीवी से एक फुटेज मिलता है, जिसे देखकर उन दोनों की पैरों तली जमीन खिसक जाती है। और जब उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाई तो पुलिस को भी यकीन हो गया कि यह केस किसी एक्सीडेंट का नहीं बल्कि यह प्लानिंग के तहत किया गया है। उस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता था कि जिस गाड़ी ने राजेश को टक्कर मारी थी, उस गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा और उस गाड़ी के पीछे आ रही दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया। हालांकि उस फुटेज में पीछे वाली गाड़ी का न तो नंबर दिखाई दे रहा था और न ही उन लोगों की पहचान हो पा रही थी। इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद अब पुलिस इस केस को एक्सीडेंट केस से हटाकर मर्डर केस में बदल देती है और पूरे केस की फिर से छानबीन करने में लग जाती है। और सबसे पहले राजेश के भाई ब्रह्मदीन से पूछताछ करती है। ब्रह्मदीन सबसे पहले अपनी भाभी पिंकी पर शक जताता है, क्योंकि उसे पता था कि राजेश की मौत के बाद पूरी प्रॉपर्टी पिंकी के नाम होने वाली थी। और राजेश की मौत के बाद भी उसकी भाभी यानी कि पिंकी को उतना दुख भी नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। इसलिए उनका शक अपनी भाभी पर सबसे पहले मंडरा रहा था। इसके बाद पुलिस राजेश के बेटे से भी पूछताछ करती है, जो केवल 9 साल का ही था। उसने पुलिस को बताया कि उसकी मम्मी और पापा के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था और एक्सीडेंट वाले दिन भी पापा के साथ वो भी घूमने जाने वाला था। लेकिन मम्मी ने उन्हें रोक लिया और होमवर्क करने के बहाने बाथरूम में बंद कर दिया था। उस बच्चे के बयान के बाद अब पुलिस का शक भी राजेश की पत्नी पर गहराने लगा। इसके बाद पुलिस राजेश की पत्नी पिंकी की कॉल डिटेल्स निकालती है, जिससे पता चलता है कि पिंकी पिछले 2 साल से एक व्यक्ति के कांटेक्ट में थी,
दोनों के लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। और जिस दिन राजेश का एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी सुबह से ही पिंकी ने उस नंबर पर 4 बार कॉल किया था। और हैरान करने वाली बात यह थी कि उस नंबर का लोकेशन भी उस सुबह उसी जगह के आसपास थी जहां पर राजेश को उस कार ने टक्कर मारी थी। इन्हीं कॉल डिटेल्स और सेम लोकेशन के होने के आधार पर पुलिस पिंकी को गिरफ्तार कर लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पुलिस की सख्त बर्ताव से पिंकी टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। पिंकी पुलिस को बताती है कि साल 2012 में पिंकी की शादी राजेश से हुई थी। राजेश एक टीचर के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर भी था, इसलिए वह अक्सर घर से बाहर ही रहता था। लेकिन जब साल 2021 में कोयल नगर में राजेश ने अपने नए मकान का कॉन्ट्रैक्ट शैलेंद्र नाम के व्यक्ति को दिया, तो उसकी और शैलेंद्र की रोज मुलाकात होने लगी। क्योंकि राजेश जो है अक्सर घर से बाहर रहता था, इसलिए घर के सामान लाने ले जाने की जिम्मेदारी पिंकी की थी। इस तरीके से पिंकी और शैलेंद्र की नज़दीकियां बढ़ने लगी और जब भी राजेश घर से बाहर होता, शैलेंद्र राजेश के घर आता और पिंकी से मिला करता था। तभी किसी रोज राजेश को पिंकी और शैलेंद्र के अवैध रिलेशन के बारे में पता चलता है और राजेश शैलेंद्र को उसके पूरे पैसे देकर काम से हटा देता है। लेकिन शैलेंद्र और पिंकी के ऊपर प्यार का भूत सवार था। राजेश के रहते उन दोनों का मिलना मुश्किल था, इसलिए उन दोनों ने राजेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और 4 महीने की प्लानिंग के बाद उन दोनों को 4 नवंबर 2023 को आखिरकार मौका मिल ही गया। 4 नवंबर की सुबह 5:30 बजे के आसपास राजेश रोज की तरह ही टहलने के लिए निकला था। इसी बीच पिंकी शैलेंद्र को कॉल करके बताती है कि राजेश घर से निकल चुका है और शैलेंद्र अपने दोस्त के साथ मिलकर राजेश को टक्कर मरवा दिया, जिससे राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। और इस तरह उन तीनों आरोपियों का सच सामने आ गया और वे तीनों अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी गुनाहों की सजा काट रहे हैं। तो ये कहानी थी राजेश गौतम की मौत की।